हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेबन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्हें लगाकर आप बहुत ही अच्छा महसूस करने वाले हो। आज आप बहुत कुछ अच्छा सीख कर जाओगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ आपसे। ठीक है, तो चलो होमवर्क पहले चेक करा देता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले होमवर्क क्या दिया था मैंने कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा गया है। चलो, पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या दिया, संबंध। तो ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या देखो क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या 100 मान लो, प्रतिशत की बात है तो 100 मान लो। कितने प्रतिशत कम है, 45% कम है, तो एक कितनी हो गई, 55। बताइए, हो जाएगी ना। अगर हम अनुपात बनाएंगे तो 5 से काटना पड़ेगा दोनों को, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, ये बना अनुपात। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। देखो, जो 20% अधिक वाली बात है ना, 20% होता कितना है, 1/5। अब अधिक है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में क्या दिया, संबंध। तीसरी संख्या से आधार क्या है, तीसरी संख्या, तो नीचे वाली हम क्या मानते हैं, आधार। मतलब तीसरी संख्या कितनी अधिक है, एक अधिक है ना, तो 6 हो जाएगी दूसरी संख्या। ये अनुपात हो गया दूसरी और तीसरी में। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ से 1:2:3, ये तीनों संख्याओं का आपस में क्या निकालना है, अनुपात। अगर ये निकाल लिया तो उत्तर भी आ जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों को जो अनुपात हैं जोड़ने की कड़ी कौन सी है, जो बीच की जो कड़ी है वह कौन है। तो देखो यहाँ भी कितना है, देखो यहाँ भी दूसरी संख्या है और यहाँ भी दूसरी संख्या है ना। अगर दूसरी संख्या दोनों जगह है तो दूसरी संख्या एक ऐसी कड़ी है जो दोनों अनुपातों को जोड़ रही है। ठीक, लेकिन क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या को समान करना पड़ेगा। यहाँ 6 है और यहाँ 20, तो समान करने के लिए क्या करो कि एक ऐसी संख्या ढूंढो कि जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो क्या करेंगे, 20 और 6 का ले लो लासापा, कितना आएगा, 60 आएगा ना। अब दोनों को 60 बना दो, तो 20 को अगर 60 बनाएंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। अब 20 में 3 से गुणा किया तो 11 में भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अनुपात ना बदल जाए, इसलिए पूरे में गुणा करेंगे। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर, तो अगर 6 में गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो 5 में भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अनुपात ना बदल जाए। बात समझ में आ रही है। तो पहली संख्या कैसे निकलेगी, जब 3 का गुणा कितने से होगा, 11 से, कितना आ जाएगा, 33। दूसरी संख्या तो 60 बना ही ली, तो ये हो गया। अब तीसरी संख्या कितनी आएगी, तीसरी संख्या यही तो है, तो 10 पना 50। इतनी बात समझ में आई आपको, मज़ा आया, इतना कॉन्सेप्ट समझने में आया होगा, आसानी से आपको बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, अब बोला है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत। प्रथम दो संख्याएं ए हैं, औसत चाहिए इनका। तो औसत बराबर क्या होता है, बताओ। औसत आपने पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपको पता होगा कि औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग। तो जोड़ो, इनको जोड़ो, 33 और 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 93। कुल योग बटे कुल संख्याएं। अब संख्याएं हैं कितनी, तो 2 ही तो संख्याएं हैं, तो 2 का देंगे भाग। ये हो गया औसत प्रथम दो संख्याओं का। बोला है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितनी है, 50। बस अनुपात बना लो इनका। तो क्या करेंगे, जब अनुपात बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा और 2 का गुणा यहाँ होगा 50 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 93 से कितना, 50 दूनी 100 हो जाएगा ना। अब आपको ये पता करना है कि कितना कम है।
बताइए, बोला है ना कि कितने प्रतिशत कम है, तो बताओ कितना कम है, कितना कम है, 7 है ना, 7। अब चूंकि बात यहाँ कितने के सापेक्ष में हो रही है, 100 के सापेक्ष में हो रही है ना, तो जो अंतर होगा उतना ही प्रतिशत हो जाएगा, बस ए बात। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 100 के सापेक्ष में देख रहे हैं ना 7 को, तो 7 100 का कितने प्रतिशत, 7% होगा कि नहीं। तो बस अगर 100 के सापेक्ष में बात हो रही है तो जितना अंतर उतना ही प्रतिशत कम है। बात समझ में आ गई, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी और आसानी से आपने हल कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जो मैं आज आपको पढ़ाने के लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ, बहुत मज़ा आएगा। सवाल है, यदि भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। अच्छा, ऐसी बात है, वेरी गुड। इससे पहले आप एक चीज़ समझ लो पहले तो, चलो समझाता हूँ मैं आपको। आपको पता होना चाहिए कि मूल्य गुणा खपत बराबर होता है खर्च के। ए होता है, अब कैसे, देखो, अगर कोई वस्तु है और उसका मूल्य है 5 रुपये प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है, मूल्य है वस्तु का। ठीक है, और खपत कितनी है, हर रोज की खपत कितनी है, मान लो हर रोज की खपत है और 5 किलोग्राम की खपत है। ठीक, तो कुल मिला के कितना खर्च होगा, बताओ बताओ कितना खर्च होगा, 25 रुपये किलोग्राम से, तो किलोग्राम कट ही जाएगा, 55 25 और रुपए का रुपए, तो 25 रुपये खर्च है आपका। अगर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई वस्तु है और 5 किलोग्राम खपत है उसकी, मतलब आप 5 किलोग्राम खर्च कर लेते हो, तो कुल मिला के आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, कितने रुपए आपके खर्च होंगे, 25 रुपये। बात समझ में आ रही है, ये होता है, यही होता है। अक्सर हम लोग याद नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये होता है। ठीक, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, समझ में आ गया कैसे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा, आया ना। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक, क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि खर्च अभी भी आपका 25 रुपये है, मतलब खर्च को आपने पकड़ लिया, रोक के रखा कि खर्च अब नियत है कि 25 था तो 25 ही रहेगा। ठीक, मूल्य लेकिन क्या हो गया, मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। इसके लिए दूसरा उदाहरण ले लो, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने दोनों सामान ले लिए ना, तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो चलो मैं क्या करूँ, दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, ऐसा लाइन खींच दूँ। ठीक है, अब मान लो कि 20 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो फटाफट लिखेंगे 5 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है, मूल्य है, और खपत है 4 किलोग्राम। ठीक, तो 20 रुपये खर्च हो रहे हैं। अब क्या है कि जो मूल्य है ना, जो मूल्य है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, कम हो गया, और आप चाहते हो कि अभी भी 20 रुपये खर्च हों आपके, तो कितने किलोग्राम खरीदोगे वो वस्तु, कितने किलोग्राम खरीदोगे, बताओ। अगर मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम है और खर्च 20 रुपये हो रहे हैं, तो आप 5 किलोग्राम खरीदोगे, बताओ खरीदोगे कि नहीं, बोलो। देखो जरा कि अगर 5 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु का मूल्य था, 4 किलोग्राम आप वस्तु खरीद रहे थे, तो 20 रुपये आपके खर्च हो रहे थे ना। अब क्या हुआ कि वस्तु का मूल्य हो गया 5 से कितना, 4 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो आप 20 रुपये आपका खर्चा रहे, नियत रहे आपका खर्चा, तो कितनी वस्तु खरीदोगे, कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तब तो इन दोनों का गुणा 20 रुपये होगा कि नहीं। यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है, देखो क्या निकल रहा है कि जो मूल्य था वो क्या बन गई, बाद की खपत, जो बाद की खपत थी वो पहले का क्या बन गया, मूल्य। मतलब साफ है आपके सामने कि अगर मूल्य बराबर है A/B, तो खपत बराबर कितना हो जाएगा, B/A। कब, जब खर्च आपका क्या हो, नियत या अपरिवर्तित, एक ही बात होती है, समझ रहे हो ना।
अगर खर्च आपका नियत है तो अगर मूल्य में अनुपात ए अनुपात बी है तो खपत में जो अनुपात होगा वो मूल्य का उल्टा होगा। बस ये बात अगर आप याद में रख लिए, दिमाग में घुसा लिए तो समझ लो हो गया। बस जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, यही है कॉन्सेप्ट, यही है सब कुछ, और आसानी से आप समझने वाले हो, एक गारंटी है मेरी। बस अब ध्यान लगा के मेरी बात सुनना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला सवाल ये रहा, क्या बोला है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है, याद रखना पहले था और बाद में, ठीक है। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो पहले 10 था, अब 11 हो गया। बात समझ में आई? अब ये मत कहना कि ये कैसे हो गया, देखो बता देता हूं। 10% को 1/10 लिख सकते। आधार क्या है 10, मतलब पहले 10 था, अब 1 की हुई वृद्धि तो कितना हो गया 11, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या होगा कि व्यक्ति ने किया क्या, तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी, खर्च ना बढ़े। खर्च क्या है, अपरिवर्तित है खर्च। खर्च कैसा है, अपरिवर्तित। तो अगर यह मूल्य है तो खपत में अनुपात क्या बनेगा, बताओ बताओ बताओ, क्या बनेगा, उल्टा। ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, आप मुझे इतना बताओ। अगर मूल्य में 10:11 का अनुपात है तो खपत में 11:10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खर्च नहीं बढ़ रहा है भाई साहब, खर्च आपका नियत है, इसलिए ये हो गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, करना क्या है, बोला है कि अपनी खपत में कितनी कमी करे, तो कमी देखो कितने की हो रही है, 1 की। किसके सापेक्ष में, 11 के सापेक्ष में, क्योंकि पहले तो खपत 11 की थी ना, बस प्रतिशत चाहिए इसलिए गुणा में 100। तो 100/11 कितना होता है बताइए, 9 सही 1/11%। कौन सी ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ कितनी जल्दी हो गया, आसानी से हो गया ना। बहुत सारे सवाल करने वाले हम लोग, बहुत मज़ा करने वाले हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप लगा लोगे। आप लगाते होगे इसकी विधि और आप सोच रहे हो कि नहीं इससे सरल तो मेरी ही विधि है। आप लगा के तो देखो, आगे जो सवाल आने वाले हैं ना, आप अपनी विधि से लगा के देखना, नहीं आएंगे, इससे आ जाएंगे। आप लगाओ तो सही, बहुत आसान है, सीख लो, मज़ा आ जाएगा। चलो अगला सवाल, ये रहा अगला। बोला है कि एक त्रिभुज का आधार 66 सही 2/3% बढ़ जाता है। अब ये 66 सही 2/3% कितना होता है, ये होता है 200/3%। जब प्रतिशत हटाएंगे तो जो भिन्न बनेगी ना, वो 2/3 बनेगी, ठीक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बोला गया है कि आधार बढ़ जाता है, ठीक है। आधार को आधार ही लिखेंगे, ठीक है। पहले कितना था 3, फिर 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 5। बात समझ में आई? अब क्या है कि त्रिभुज की ऊंचाई कितने प्रतिशत की कमी की जाए, त्रिभुज की ऊंचाई में, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। अब तो क्या होगा, जो ऊंचाई का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, आप मुझे बताइए, तुरंत बताइए। 5:3, जस्ट उल्टा। अगर क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है तो जो आधार में अनुपात है उसका उल्टा ऊंचाई में अनुपात हो जाएगा। देखो 3:5 आधार में था और ऊंचाई में हो गया 5:3। अब देखो क्या करना है, क्या बोला गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। कितनी कमी हो रही है, 2 की। किसके सापेक्ष में, 5 के, क्योंकि पहले तो 5 ही थी ना, बस गुणा 100 की। 5 से 20 बार कट गया और 20 दूनी 40%। बोलो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ बातें समझ में आ रही हैं? जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, संतुष्ट हैं कि नहीं? ये विधि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत मज़ा आएगा। आगे सवाल कुछ भी कहे आपको यही लगाना है, आराम से उत्तर आ जाएगा। देखो देखो आगे का सवाल, आराम से बहुत मज़ा करने वाले हैं। ये सवाल इसमें लगाओ आप अपनी बुद्धि।
आप विधि लगाते लगाते पता नहीं क्या कर डालोगे, 1 पेज 2 पेज भर जाएंगे, लेकिन जो मैं लगाने वाला हूँ ना उससे आसानी से आ जाएगा। देखना चाहोगे? देखो, आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर। अच्छा चलो, लंबाई को L मान लें। अब 40% की क्या हो रही है? वृद्धि। 40% होता कितना है ये समझो। पहले तो आपको पता है कि 20% कितना होता है? 1/5। तो 40% कितना होगा? जस्ट दुगना, 2/5 होगा ना। तो पहले कितनी थी? 5। अब वृद्धि हो रही है चूंकि, तो 2 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी? 7। इतनी बात समझ में आई कि 40% कितना होता है? 2/5। ठीक है, मतलब पहले 5 थी लंबाई और 2 की वृद्धि हो गई बाद में, तो 7 हो गई। ठीक, अब चौड़ाई की बात आती है। चौड़ाई की बात क्या बोला गया है कि चौड़ाई में x% की वृद्धि करने पर। अब हमें नहीं पता कि कितने की वृद्धि हो रही है और बाद में कितनी हो रही है, बस x लिखा, तो हम मान लेंगे कि चौड़ाई जो है आपकी कितनी है? x, और बाद में जो वृद्धि हुई उसको मिला के हो गई y, मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, a अनुपात हो गया। ठीक है भाई साहब, अब क्षेत्रफल जो है वो 80% बढ़ जाता है। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। एरिया निकलेगा यहाँ से। एरिया सबसे पहले तो ये देखो कि निकलेगा कैसे। कैसे निकलेगा? जब लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तब। ऐसे यहाँ ये दोनों गुणा में है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक, अब 80% क्या हो रहा है? क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो 80% बराबर कितना होगा? बताओ, बोलो बोलो कितना होगा? सोचो ना जरा, कितना होगा? अब आप मुझे इतना बता दो कि ये होगा कितना। देखिए, 20% बराबर 1/5, तो 80% बराबर, अब 20 का कितने गुना है? 4 गुना, तो 1/5 का कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। कितना आएगा? 4/5। बस सोचो, दिमाग लगाओ, जितना कॉमन सेंस लगाओगे आप उतना ही अच्छे तरीके से आप हल कर पाओगे। सब कुछ सेंस पर है। आप सोचो तो सही कि भाई देखो तो कितना आसान है। पहले मतलब कितना था? 5। ठीक, फिर कितना हुआ? 4 बढ़ गया और बाद में कितना हो गया? 9 हो गया। एक क्षेत्रफल में अनुपात हो गया। अब देखो क्या कर सकते, देखो एक गुणा में है ना, गुणा में, और एक बराबर में 5 लिखा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ऐसे ही इधर लंबाई गुणा चौड़ाई वो बराबर क्षेत्रफल। ये 5 से 5 काट देंगे क्योंकि गुणा में है और बराबर में है, तो x बराबर यहाँ तो 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ काटेंगे तो यहाँ अनुपात बनेगा y बराबर कितना? 9/7। बताओ बनेगा कि नहीं? a x है और a y है। अब तो इसका क्या कर दो, इधर गुणा, कितना आ जाएगा? x और y में अनुपात 7/9। ठीक है, हो गया। अब बोला है कि x% की वृद्धि करने पर x का मान चाहिए, तो देख लो कितने की वृद्धि हो रही है। देख तो लो, देखो तो भैया कितने की वृद्धि? 2 की हो रही है ना। 2 की वृद्धि कितने के सापेक्ष? 7 के सापेक्ष। बस गुणा 100, कितना हो जाएगा? 200/7। जब आप इसको काटेंगे तो आपका आएगा 28.56%, और कुछ हो ही नहीं सकता, यही आएगा ना। ठीक है, बात समझ में आई? क्या किया मैंने? आपको इधर लग रहा होगा कि ये 5 गुणा x और ये 5 लिखे थे, ये कैसे काट दिया आपने? देखो जरा ध्यान दो कि अगर ऐसे लिखे होते 5 गुणा x बराबर 5, तब ये 5 से 5 नहीं कट जाते और x बराबर 1 आ जाता। यही तो यहाँ था, यही तो किया मैंने। ऐसे यहाँ y का मान लगा लिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो 9/7 नहीं हो जाएंगे। यही किया, बस x और y का अनुपात बना लिया। कितना ज़्यादा था? 2। किसके सापेक्ष में? 7 के सापेक्ष में। प्रतिशत बना दिया, आ गया 28.56%। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ है ही नहीं ना प्रश्न में, आसानी से हो गया। मज़ा आया? अब तो मज़ा आया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। अगला प्रश्न क्या बोला गया है अगले प्रश्न में? अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है ऊंचाई में, ठीक है, h, ऊंचाई को h मान लें। अब 35% की वृद्धि की जाती है तो कितना होता? देखो 35/100,
35% निकाल लो ना कितना होता, तो 5 सते 35 और 20 पंचे 100, मतलब पहले 20 थी फिर 7 बढ़ गई तो कितनी हो गई 27। बात समझ में आई ना बात समझ में। फिर क्या हुआ कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या को r से प्रदर्शित कर लें, 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि की है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब पहले 10 थी और बाद में कितनी हो गई 11। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, मज़ा आ रहा है ना आपको। चलो तो फिर क्या करेंगे, देखो क्या करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अगर हम आपसे कहें कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, तो r1 h1 अलग अलग होंगी ना, और 2πr2 और h2 होगा। अगर इनका अनुपात बनाएंगे तो 2π से तो 2π ही कट गया, क्या हुआ r1 h1 अनुपाते r2 h2। मतलब क्या है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल ही क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। यहाँ से हमने देख लिया ना, तो हम भी गुणा कर देंगे। देखो ये अनुपात ही तो है ना, अनुपात करो गुणा, ये 200 हो जाएगा और ये 11 7 77, यहाँ से लगाई 7, 11 दूनी 22 और 7 होता है 29। बस 200 था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है, और 297 हो गया बाद में। कितना बढ़ गया 97। किसके सापेक्ष में, 200 के सापेक्ष में, तो बटे में 200 और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत चाहिए आपको, इसलिए गुणा का कितना कर रहे हैं 100। अब काट दो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, जब भाग देंगे ना तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, इतने प्रतिशत आएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, तो भाई आपको ये देखना है कि जो वक्र पृष्ठ है उसमें जो कमी और वृद्धि हो रही है वो किस में निर्भर कर रहा है, तो त्रिज्या और ऊंचाई की गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। ये हमने देख लिया, देखो अनुपात बना के देख लिया ना, बस वही तो कर दिया, आसानी से हो गया, आसानी से। मज़ा आया ना। आप लगाते होगे इसको किसी और विधि से, लेकिन ये विधि बेस्ट है ना, बेस्ट। चलो तो अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोला गया है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है। अच्छा ठीक है, लंबाई को L मान लें, 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 1/5 होता है 20% का। पहले 5 थी फिर 6 हो गई, ठीक। अब 30% की चौड़ाई में वृद्धि की जा रही है, तो 30% कितना होता है 3/10, मतलब जो चौड़ाई है वो पहले 10 थी अब 13 हो गई, ठीक। ये भी अनुपात हो गया। तो अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, 10×50, क्योंकि L × B ही तो होता है क्षेत्रफल, होता है ना, तो बस कर दो गुणा, और यहाँ 13×6 78। बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे इतना बताओ कि क्षेत्रफल कितने से कितना हो गया, 50 से 78 हो गया, कितना बढ़ गया, देखो कितना बढ़ गया, 28 बढ़ गया ना। किसके सापेक्ष में, 50 के, क्योंकि पहले तो 50 ही था ना, और प्रतिशत चाहिए इसलिए गुणा में 100, ठीक। तो 50 दूनी 100 और 28 दूनी 56%, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ, आसानी से हो गया, कुछ था ही नहीं इस प्रश्न में, ठीक है। चलो ये रही आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा, आपने बहुत आसानी से सवालों को करते देखा है मेरे तरीके से, तो ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको। तो कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।